हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके पॉइंट ऑफिशियल चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग यूपीएसआई प्रीवियस ईयर में पूछे गए मूल विधि से प्रश्नों को देखेंगे। तो पहले प्रश्न की ओर, सीआरपीसी की धारा किस धारा के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा एफआईआर तैयार करना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 154 के अनुसार किसी थाने के प्रभारी का अधिकार का कर्तव्य जो है वह प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा एफआईआर दर्ज करना तैयार करना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पीड़ित मुआवजा योजना से संबंधित है? तो पीड़ित योजना मुआवजा से संबंधित धारा है धारा 357 का ए। पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश सीआरपीसी की किस धारा के तहत जारी किए जा सकते हैं? तो धारा 125। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा तीसरे प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पीड़ित प्रतिकर स्कीम आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत बनाई गई थी, जो अपराध पीड़ितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए थी। यह दंड किस सिद्धांत का एक प्रकार है? तो क्षतिपूर्ति के लिए एक प्रकार का प्रावधान है ये। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पाँचवें प्रश्न पे आते हैं। सीआरपीसी की धारा किस धारा के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास तलाशी व और जब्ती की शक्ति होती है? तो पाँचवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 100। 100वीं धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास तलाशी और जब्ती का शक्ति होता है। छठवें प्रश्न पे आते हैं। सीआरपीसी की धारा के तहत एक मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी को से एक आपराधिक शिकायत की जा सकती है, किस धारा के तहत? तो छठे का आंसर हो जाएगा धारा 190। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दंड अधिकारी जो होता है, जो सीआरपीसी की धारा 460 के अनुसार ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं है, द्वारा दिए गए आदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं के संबंध में के बीच संबंध ज्ञात करना है। आदेश जारी करने में अनियमितता कार्यवाही को नहीं रोकती है, या फिर दंडाधिकारी द्वारा गलत आदेश सद्भाव में पारित किया गया होगा। इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है। तो सातवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और बी दोनों सही है, और बी जो है ए के लिए तर्क है, यानी कि दंडाधिकारी द्वारा गलत आदेश सद्भाव में पारित किया गया होगा, तभी कार्रवाई को नहीं रोकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 किस पर लागू होता है? केवल असंगठित क्षेत्र, केवल संगठित क्षेत्र, संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों, न तो संगठित क्षेत्र और न ही असंगठित क्षेत्र। तो यह जो है वह लागू होता है संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों पर। तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चौथे प्रश्न पे अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994 को किस के अपराध से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो चौथे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्या भ्रूण हत्या। कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामले की सद्भावपूर्वक सूचना देता है, उसका कौन सा दायित्व कहलाता है? तो पाँचवें का सही आंसर हो जाएगा कोई दायित्व नहीं होता। कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामले की सद्भावपूर्वक सूचना देता है, उसका कोई दायित्व नहीं होता है। वित्तीय दायित्व, नागरिक दायित्व, आपराधिक दायित्व या फिर कोई दायित्व नहीं होता है। छठवें प्रश्न पे आते हैं। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में घरेलू हिंसा का कारण बनने की क्षमता है? नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया कार्य, अकृत कार्य जिससे नुकसान पहुंचता है, पक्षकार का आचरण जिसके परिणाम स्वरूप नुकसान पहुंचता है। तो कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा? ए और बी, ए और सी, ए बी और सी तीनों, या फिर बी और सी? तो छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी और सी तीनों जो है वो घरेलू हिंसा का कारण बनने की क्षमता है। आगे आते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल की शुरुआत करी? तो पहले का इस आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना
कहाँ तक बढ़ सकता है? केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना जो है वह कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल 2 अनुसूचियाँ हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को भारत का राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 15 जून 2005 को स्वीकृति दी गई थी और दिनांक 21 जून 2005 को इसे अधिसूचित किया गया था। आगे आते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जुर्माना किस पर अधिरोपित किया है? तो चौथे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन सूचना अधिकारी के ऊपर अधिरोपित किया गया है। पांचवें प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति है? तो पांचवें का आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति प्राप्त है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस पर लागू नहीं होता है? तो छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजी प्राधिकरणों पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू नहीं होता है। सातवें प्रश्न पे आते हैं। सातवां प्रश्न है, किसके तहत सूचना का अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई भी जानकारी जो जांच की प्रक्रिया या अपराधियों के खिलाफ मुकदमे चलाने में बाधा डालती है का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है? तो सातवें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 8(1) का यच। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना के प्रकटन का दायित्व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किस धारा के तहत अनिवार्य है? तो आठवें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 4 के अनुसार है। नवा प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा सूचना के किस प्रकटीकरण छूट प्रदान करती है? धारा किस धारा के अनुसार सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है? तो नौवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 8 के तहत। एक आरटीआई आवेदन निम्न में से किया जा सकता है, हिंदी में, अंग्रेजी में, क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए और सी, ए, बी और सी तीनों, या फिर बी और सी? तो 10वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और सी, यानी हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में भी आरटीआई का आवेदन किया जा सकता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से घोटालों के बारे में ऐसा माना जाता है कि सूचना का अधिकार जो अधिनियम के कारण इनका पर्दाफाश हुआ है? आदर्श आवास योजना घोटाला, G4 घोटाला, या फिर कोयला ब्लॉक घोटाला? तो कौन सा सही हो जाएगा? ए, बी और सी, ए और बी, ए और सी, या फिर बी और सी? तो 11वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और सी, यानी कि आदर्श आवास योजना घोटाला और कोयला ब्लॉक घोटाला जो है माना जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के कारण इनका पर्दाफाश हुआ था। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। मोटर वाहन से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर कितने रुपये का जुर्माना लगता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 1000, 5000, 500 या फिर 1500। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5000 रुपये तक का जुर्माना लगा। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा उल्लंघन किए के लिए जुर्माना राशि कितने रुपये है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजे का दावा करने का अधिकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत आता है? तो तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 141 के तहत आता है। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के तहत खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना को सत्यापित करने के लिए अधिकृत अधिकारी कौन होता है? तो चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर जो है वह खतरनाक पदार्थ से दुर्घटनाग्रस्त हुए पीड़ितों को क्षति के लिए हर्जाला दिलाने का काम करता है। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, पांचवें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1991। दायित्व बीमा अधिनियम 1991 में लागू किया गया था। छठे प्रश्न, किस वर्ष की आयु से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते समय या उस पर यात्रा करते समय एक सुरक्षात्मक टोपी, हेड गियर, हेलमेट पहनना चाहिए? तो छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्ष।
4 वर्ष की आयु से अधिक का कोई भी व्यक्ति अगर है जो मोटरसाइकिल चलाता या फिर उस पर यात्रा करते हुए बैठा है तो उसे एक सुरक्षात्मक टोपी अवश्य ही पहनना चाहिए। तो ये रहे यूपीएसआई से कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए मूल विधि से प्रश्न। आपको वीडियो अच्छा लगा, प्रश्न का लेवल अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।